हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 10 का इंग्लिश का मॉडल पेपर नंबर 1 हल करेंगे, जो कि आपके आरबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इस मॉडल पेपर का हम संपूर्ण आंसर यहाँ देखेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए लगातार कोशिश करते रहे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये जो आपका मॉडल पेपर नंबर 1 है, ये जो आपका मॉडल पेपर नंबर 1 है, ये आरबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसका पहला प्रश्न हम देखते हैं। इसके कुछ निर्देश है जो कि आप पढ़ लेना। इसमें आपको बताया गया है कि प्रश्न पत्र पर आपके रोल नंबर है वो लिखना अनिवार्य है। और दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में दे। और अगला आपके जो निर्देश है कि यदि प्रश्न के एक से अधिक पार्ट है तो उन सभी पार्टों को एक साथ ही हल करें। अगला जो आपके निर्देश है कि प्रश्न की जो संख्या है, सीरियल नंबर है, वो एकदम सही लगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो कि पैसेज से संबंधित है। चलिए आज का पैसेज पढ़ते हैं। द ऋग्वेद इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट, यानी कि जो ऋग्वेद है वो भारत का प्राचीन ग्रंथ है। जैसा एज वी नाउ दैट इट इज सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड, जैसा कि हम जानते हैं कि ये हजारों वर्ष पुराना है। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द नेम सप्त सिंधु दैट इज द लैंड ऑफ द सेवन रिव्स। इसका हिंदी अनुवाद है कि इसने उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग को सप्त सिंधु नाम दिया गया, जो कि 7 नदियों की भूमि के नाम से जानी जाती है। द वर्ड सिंधु कम्स फ्रॉम सिंधु, यानी कि जो सिंधु वर्ड है वो आपके सिंधु से आया है, जो सिंधु की इंदु नदी से संबंधित है। मूविंग ऑन टाइम वी सी नेम्स फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अपीयर इन द लिटरेचर। कुछ समय बीतने के बाद भारत के कुछ अन्य भागों के नाम भी साहित्य में प्रदर्शित होने लगे हैं। द महाभारत इज इंडियाज वन ऑफ द इंडियाज फेमस टेक्स्ट, यानी कि महाभारत है वो इंडिया का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इट लिस्ट मैनी रीजन सच एज कश्मीर, कुरुक्षेत्र, बंगा, कच्छ एंड केरला, यानी कि इसमें आपके जो है महाभारत में कुछ क्षेत्रों के नाम उल्लेखित हुए जैसे कि कश्मीर, कुरुक्षेत्र, बंगाल, कच्छ और केरल। द महाभारत यूजेज द टर्म्स भारतवर्ष एंड जम्बूद्वीप, यानी कि महाभारत में जो आपके है भारत के लिए भारतवर्ष और जम्बूद्वीप दो नामों का उल्लेख हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ द भारत, यानी कि भारतवर्ष का अर्थ है कि भारत का देश, भारत का देश। और जम्बूद्वीप मीन्स द आइसलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री, यानी कि जामुन के पेड़ों का द्वीप। यह आज का अपना पैसेज था। इस पैसेज को 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ना है तो हम इन प्रश्नों के उत्तर आराम से दे पाएंगे। चल इसमें आपका आज का पहला प्रश्न है, इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट इज, यानी कि भारत का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। आपके इस जो पैसेज के अनुसार भारत का प्राचीन जो ग्रंथ है वो है ऋग्वेद, ये की फर्स्ट लाइन में ही है। इसका उत्तर आपके सही होगा ऋग्वेद। द वर्ड सिंधु कम्स फ्रॉम, जो आपका सिंधु शब्द है वो किससे आया है। द वर्ड सिंधु कम्स फ्रॉम सिंधु, ये यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि जो आपका सिंधु शब्द है वो सिंधु से आया है। द इंदूज रिवर रेफर्स टू, तीसरा प्रश्न है द इंदूज रिवर रेफर्स टू, यानी कि जो इंदू नदी है वो किससे संबंधित है। इंदू नदी आपके जो है वो सिंधु से संबंधित है। आज का प्रश्न संख्या 4 है, द पार्ट विच इज नॉट लिस्टेड इन द महाभारत, कि महाभारत में किस क्षेत्र का उल्लेख नहीं हुआ है। महाभारत में आपके जो क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है वो है कश्मीर, कुरुक्षेत्र, बंगाल, कच्छ और केरल, यानी कि आपके 5 क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि कश्मीर का उल्लेख हुआ है, केरल का उल्लेख हुआ है, बंगाल का उल्लेख हुआ है, लेकिन बिहार का उल्लेख नहीं हुआ है। इसलिए इसका आपका जो ऑप्शन डी है वो सही उत्तर है। अगला आपके चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। वेल नाउन, यानी कि वेल नाउन का सिमिलर यानी कि समानार्थी वर्ड चूज करना है अपन को। वेल नाउन का अर्थ होता है जिसे सभी जानते हो या अच्छी तरह जाना हो। वेल नाउन का आपके जो सिमिलर वर्ड होगा वो फेम्स, फेम्स यानी कि प्रसिद्ध, जिसको सभी लोग जानते हैं। चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज।
मॉडर्न, यानी कि मॉडर्न का ऑपोजिट यानी कि विलोम शब्द चूज करना है। मॉडर्न का हिंदी अर्थ होता है आधुनिक, और आधुनिक का हिंदी में विलोम शब्द होता है प्राचीन। प्राचीन का आपके इंग्लिश जो होगी वो होगी एंशिएंट, यानी कि इसका सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन बी होगा। अगला आपके प्रश्न संख्या 2 है, ये भी पैसेज से संबंधित है। इसमें आपके जो है वो वन लाइनर प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए ये आज का पैसेज पढ़ते हैं। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो नाउ इन पाकिस्तान। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में वर द फर्स्ट टू सिटीज ऑफ द सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड, जो कि सभ्यता की पहली 2 शहर है जो कि खोजे गए। देयर आइडेंटिफिकेशन गोज बैक टू 1924, जिनकी खोज है वो 1924 में हुई। ए सेंचुरी एगो, यानी कि 1 शताब्दी पहले। सेवरल साइट्स फॉलोड इन द इंदुज प्लान्स नाउन एज द इंदुज वैली सिविलाइजेशन। अनेक स्थल है जो कि इन आपके जो सिंधु नगर है उसका अनुसरण करके बनाए गए हैं, इसलिए उनको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। आगे आपके है कि लेटर ऑन धोलावीरा इन गुजरात, राकीगढ़ी इन हरियाणा, गणवेड़ीवाला इन पाकिस्तान एंड लोथल इन गुजरात वर डिस्कवर्ड। बाद में गुजरात में धोलावीरा, हरियाणा में राकीगढ़ी, हरियाणा में गणवेड़ीवाला और गुजरात में लोथल खोजे गए। It is interesting to note that the Saraswati Basin includes not only 2 major sites, Rakhigarhi and Ganwadiwala, but also several smaller ones, Farmana, Banwali, Bhirana in Haryana and Kalibanga in राजस्थान। ये एक रोचक तथ्य है, ध्यान देने योग्य कि सरस्वती बेसिन में केवल 2 महान नगरों को शामिल नहीं किया गया, राकीगढ़ी और गणवेड़ीवाला। इनके अलावा कुछ छोटे नगरों को भी शामिल किया गया, जैसे फरमाना, बनवाली, भिराना। ये तीनों साइट्स जो आपके है ये हरियाणा में है, और जो आपके कालीबंगा है वो राजस्थान में। ये सरस्वती बेसिन से संबंधित है। अगला आपके है द लार्जर हड़प्पा सिटीज वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू प्रेसाइज प्लान। जो आपके सबसे बड़ी हड़प्पा सिटी है वो आपके प्रेसाइज प्लान यानी कि पूर्व योजना के अनुसार बनी है। They had wide streets which are open, oriented to the cardinal direction, जो आपके है वो सही दिशाओं में बनी हुई। Most cities seem to have been surrounded by massive wall and 2 distinct parts, the upper town where the local elite lived and the lower town where common people lived. इस सभी महत्वपूर्ण नगर चारों ओर से घिरे हुए एक बड़ी दीवार से घिरे हैं, और इसके 2 भाग है, द अपर टाउन एंड द लोअर टाउन। अपर टाउन में जो आपके है वो स्थानीय लोग, राजा महाराजा रहते हैं, और लोअर टाउन में जो है आपके वो सामान्य लोग रहते हैं। आगे है सम लार्ज बिल्डिंग सीन टू हैव बीन यूज्ड फॉर कलेक्टिव पर्पज। कुछ बिल्डिंग है वो महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए बनाई गई है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस वेयर हाउस वर गुड्स वर स्टोरेज, यानी कि जहाँ आपके भंडार गृह हो, कोई वस्तुएं इकट्ठी कर सकते हो। इंडिविजुअल हाउस ऑफ वेरियस साइज लाइन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर लाइन्स, यानी कि अलग अलग घर बने हुए हैं जो कि आपके विभिन्न साइज में बने हुए हैं, और जो एक गली में एक ही लाइन में बने हुए हैं, यानी कि इनकी बनावट है वो इसके बारे में बताया गया है। द कंस्ट्रक्शन वाज द सेम फॉर स्मॉल एंड बिग हाउसेज। कंस्ट्रक्शन यानी कि जो आपका निर्माण पद्धति थी वो छोटे और बड़े घरों के लिए एक ही थी। ऑल बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ ब्रिक्स, यानी कि जो सभी बिल्डिंग है वो ब्रिक्स यानी कि ईंटों की बनी हुई है। द फेमस ग्रेट बाथ इन मोहनजोदड़ो, ए स्मॉल बट एलिब्रेट टैंक विच मेजर्ड अबाउट 12 by 7 meters and had waterproofing materials applied on the top of carefully laid out bricks। जो फेमस आपके महान स्नानघर है मोहनजोदड़ो में, ये छोटा है लेकिन 12 बाई 7 मीटर का है, और वाटरप्रूफ मटेरियल से बने हुए हैं जो कि ऊपर से ईंटों से ढका हुआ है। द टैंक वाज सराउंडेड बाई स्मॉल रूम्स। ये जो टैंक है वो चारों ओर से छोटे छोटे रूमों से घिरा हुआ है, जिस प्रत्येक एक दूसरे के बीच में दीवार है। There was a drain in the corner of the tank to empty it from time to time and refill it water। यहाँ आपके जो ड्रेनेज सिस्टम भी लगाया गया है इसके किनारे में, ताकि इसको
समय समय पर खाली किया जाए और पानी से वापस भर सके। यह अपना पैसेज था। हम पैसेज को 2-3 बार पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और इस पैसेज का आज का प्रश्न नंबर 1 है, वर आर हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जैसा कि हमने देखा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नाउ इन पाकिस्तान, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है। प्रश्न नंबर 2 है कि व्हेन वर द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता है उनकी खोज कब हुई? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन वर डिस्कवर्ड इन 1924, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज है वो 1924 में हुई। प्रश्न संख्या 3 है, वर इज लोथल सिविलाइजेशन, यानी कि जो आपके लोथल सभ्यता है वो कहाँ है? लोथल सभ्यता आपके है, लोथल सिविलाइजेशन इज इन गुजरात। लोथल सभ्यता है वो आपके गुजरात में। प्रश्न संख्या 4 है, वर डिड द कॉमन पीपल लिव, सामान्य लोग कहाँ रहते थे? द कॉमन पीपल लिव्ड इन द लोअर टाउन, यानी कि जो आपके सामान्य नागरिक गण हैं वो लोअर टाउन में रहते थे। अगला आपका प्रश्न नंबर 5 है, व्हाट वाज द यूज ऑफ द ड्रेन सिस्टम, यानी कि ड्रेन सिस्टम का क्या यूज था? ए ड्रेन सिस्टम वाज यूज टू एम्प्टी द टैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रिफिल इट विथ फ्रेश वाटर, यानी कि जो ड्रेन सिस्टम है वो टैंक को समय समय पर खाली करने के लिए और वापस फ्रेश वाटर से भरने के लिए प्रयुक्त होता था। अपना प्रश्न नंबर 6 है कि व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द लार्ज बिल्डिंग्स, यानी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी उनका उद्देश्य क्या था या वो किस काम आती थी? द लार्ज बिल्डिंग्स वर यूज्ड फॉर कलेक्टिव पर्पज, यानी कि जो इकट्ठे करने के उद्देश्य से बनाई गई थी, जैसे कि वेयर हाउस, यानी कि आपके भंडार गृह जहाँ वस्तुएं इकट्ठी की जा सके। आज का प्रश्न नंबर 7 है, मेंशन द नाम ऑफ द सिटीज विच बिलोंग्स फ्रॉम हरियाणा एंड राजस्थान, उस सिटियों के नाम लिखिए जो हरियाणा और राजस्थान से संबंधित है। हरियाणा से आपके जो संबंधित है, विच सिटीज बिलोंग फ्रॉम हरियाणा आर फरमाना, बनवाली एंड भिराना, एंड फ्रॉम राजस्थान कालीबंगा, यानी कि आपके हरियाणा से है फरमाना, बनवाली और भिराना, और राजस्थान से है कालीबंगा। अगला आपका प्रश्न नंबर 8 है कि राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। हग, हग यानी विशाल, विशाल का समानार्थी शब्द ढूंढना है, यानी कि जो बड़े हो, इसमें आपका होगा मैसिव, यानी कि बड़ा। अगला प्रश्न नंबर 9 है कि राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। इसका आपको जो है विलोम शब्द से ढूंढना है। विलोम शब्द है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी यानी सामान्य, सामान्य का विलोम शब्द होगा असामान्य, यानी कि इलाइट। आगे आपका जो सेक्शन बी है वो राइटिंग से संबंधित है और इसमें आपको लेटर ये लिखने हैं। आपका तीसरा प्रश्न है कि यू आर खुशी लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर, यानी कि आप खुशी हो और सिद्धार्थ नगर अजमेर में रहते हो। लास्ट मंथ यू वेंट टू उदयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड सोमांशी डिस्क्राइबिंग हर हाउ यू एंजॉयड दिस ट्रिप, यानी कि पिछले महीने आप उदयपुर गए थे, अपनी मित्र सोमांशी को एक पत्र लिखिए जिसमें वर्णन कीजिए कि आपने कैसे इस यात्रा का आनंद लिया। इसमें आप इन बिंदुओं की सहायता ले सकते हैं कि आप किसके साथ उदयपुर गए, वहाँ कहाँ पर रुके और कौन कौन से प्लेस देखे और आपने यात्रा के दौरान कैसा अनुभव हुआ। इसका आपके उत्तर है, इसमें आपको सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है जो कि स्टार्टिंग में दिया हुआ है सिद्धार्थ नगर अजमेर। इसके बाद डेट लिखनी है। इसके बाद आप जिसको पत्र लिख रहे हो, अपने मित्र को लिख रहे हो, तो उसका नाम लिखना है डियर सोमांशी। उसके बाद अपना वर्णन करना है कि आई एम वेल एंड फाइन हेयर एंड होप यू टू बी सेम देयर, कि मैं आशा करती हूँ कि मैं यहाँ स्वस्थ हूँ और आप भी ऐसे ही होंगे। आई वांट टू टेल यू अबाउट माई ट्रिप टू उदयपुर लास्ट मंथ, इट एज अंडर, मैं आपको मेरी उदयपुर यात्रा के बारे में बताना चाहूँगी जो कि मैंने पिछले महीने की थी, जो कि निम्नलिखित है। आई वेंट विथ माई पेरेंट्स बाई ए वोल्वो बस, मैं मेरे अभिभावकों माता पिता के साथ वोल्वो बस के द्वारा गई। द जर्नी वॉज कंफर्टेबल एंड एन्जॉयबल, जो जर्नी थी वो कंफर्टेबल और आनंदमय थी। वी रीच्ड उदयपुर एट 8 AM, हम 8 बजे उदयपुर पहुँचे। वी स्टेड देयर एट ए लेक साइड रिसोर्ट, वहाँ हम
झील के पास ही रिसोर्ट में रुके। द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप वाज 2 days। जो यात्रा का हमारा समय था वो 2 दिन का था। द फर्स्ट डे वी विजिटेड सिटी पैलेस, लेक पिछोला, जग मंदिर एंड सहेलियों की बाड़ी। पहले दिन हमने सिटी पैलेस, पिछोला झील, जग मंदिर और सहेलियों की बाड़ी देखी। द नेक्स्ट डे वी वेंट फॉर शॉपिंग, वी बोट मिनिएचर पेंटिंग्स, मोजरीज यानी कि जूती एंड राजस्थानी पपेट्स। अगले दिन हम शॉपिंग के लिए गए। हमने पेंटिंग खरीदी, जूतियाँ खरीदी और राजस्थानी कठपुतलियाँ खरीदी। पपेट्स का मतलब है कठपुतली। वी एंजॉयड दिस ट्रिप ए लॉट। हमने इस यात्रा का बहुत आनंद लिया। विथ वार्म रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स यानी कि आपके माता पिता को प्रणाम। योर लविंग फ्रेंड, यहाँ पर जो आपका नाम लिखना है, जो लेटर लिख रहे हैं अपना खुद का नाम लिखना है। इसके अथवा में आपके जो तीसरे के अथवा में यदि आप ये लेटर करना चाहते हो तो अच्छा, ये जो आपके 5 नंबर का है, और यदि आप ये नहीं करना चाहते हो तो इसके अथवा में आपके और लेटर है जो कि लेटर टू एडिटर से संबंधित है। यू आर रितेश लिविंग एट प्रताप नगर अलवर। आप रितेश हो और प्रताप नगर अलवर में रहते हो। ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर इज वेरी पुअर कंडीशन ऑफ क्लीनलीनेस एंड ड्रेनेज सिस्टम। बरसात के मौसम में जो आपके क्षेत्र में है वो स्वच्छता और ड्रेनेज सिस्टम की जो है वो बहुत ही गंदी हालत रहती है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स कंप्लेनिंग अबाउट द सैनिटेशन प्रॉब्लम इन योर एरिया। हिंदुस्तान टाइम्स का जो एडिटर है उसको आप पत्र लिखो कि हमारे जो क्षेत्र की समस्या है उसके बारे में आप खबर प्रकाशित करो। इसमें आपको सबसे पहले जो है अपना एड्रेस जो क्वेश्चन में दिए गए वही लिखना है, और उसके बाद जो है वो डेट लिखनी है। डेट लिखने का फॉर्मेट ये है, पहले आपको डेट लिखनी है, फिर मंथ लिखना है, मंथ जो कि इंग्लिश में लिखना है, और उसके बाद ईयर, ये आपके जो भी है 2024-25। उसके बाद आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हो तो लिखना है द एडिटर, और जिस समाचार पत्र का नाम दिया गया है और जिस शहर का नाम दिया गया है उसके आप एडिटर को समाचार पत्र लिखोगे। उसके बाद आपके आएगा सब्जेक्ट आप किसके बारे में लिख रहे हो। यह आपके है कंप्लेंट रिगार्डिंग पुअर सैनिटेशन एंड ड्रेनेज कंडीशन इन प्रताप नगर अलवर, यानी कि शिकायत पुअर सैनिटेशन और ड्रेनेज सिस्टम की कंडीशन के संबंध में शिकायत प्रताप नगर अलवर से संबंधित है जो कि। उसके बाद आपको लिखना है डियर सर या मैडम। उसके बाद आपको जो अपनी है वो समस्या पूरी विस्तार से बतानी है। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न रिगार्डिंग द deteriorating sanitation and drainage condition in our area, especially in the rainy season। मैं लिखकर ये अपनी चिंता व्यक्त करना चाहती हूँ कि हमारे जो क्षेत्र में है वो बरसात के क्षेत्र में स्वच्छता की और ड्रेनेज सिस्टम के जो बहुत ही खस्ता हालत है। द सिचुएशन here has reached a critical point and requires immediate attention from लोकल अथॉरिटीज। ये जो सिचुएशन है वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है, यानी कि ये बहुत ही गंभीर स्थिति तक पहुंच जाती है और जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस इश्यू को अपने न्यूज़पेपर में उठाए ताकि जो संबंधित अधिकारी है उनका ध्यान इस तरफ जाए, संबंधित अधिकारी या जो संस्था है उनका ध्यान इनकी तरफ जाए। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग दिस प्रेसिंग इशू। ये जो इश्यू है उठाने के लिए आपका धन्यवाद। आई होप दैट प्रॉम्प्ट एक्शन विल फॉलो टू एंश्योर द वेल बीइंग ऑफ गवर्नर। मैं आपको आशा दिलाती हूँ कि यदि आप ये मुद्दा उठाते हैं तो हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो समुदाय है, इसको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद जो आपको है वो लेटर टू एडिटर लिख रहे हो तो ये आपसे सीनियर है इसलिए आपको लिखना है योर्स सिंसियरली। उसके बाद अपना नाम, जो आप पत्र लिख रहे हो यहाँ पर आपका खुद का नाम लिखना है। उसके बाद आज का अपना प्रश्न नंबर 4 है जो कि स्टोरी से संबंधित है और ये 4 नंबर का ही आता है। इसमें जो पहली स्टोरी है आपके 2 कैट्स एंड ए मंकी, यानी कि 2 बिल्लियाँ और एक बंदर से संबंधित है, जिसमें जो बिल्लियाँ वो रोटियों के लिए लड़ती है और बंदर बीच में आकर उसका फ़ायदा उठा लेता है। यहाँ आपको कुछ हिंट दिए गए हैं जिसके माध्यम से यदि आप कोई लाइन भूल जाते हैं तो उसको देख कर लिख सकते हैं। इसके अथवा की जो कहानी है वो हंग्री फॉग से संबंधित है जो कि अंगूर के बगीचे में जाती है और उसको अंगूर
नहीं मिलते हैं। तो अपन पहली कहानी पढ़ते हैं कि 2 cats एंड ए मंकी, यानी कि 2 बिल्लियाँ और एक बंदर। Once there was a 2 cats, they found a piece of bread. एक बार 2 बिल्लियाँ थी, उन्हें एक रोटी का टुकड़ा मिला। They went to a monkey to divide the piece of bread into equal parts. वे एक बंदर के पास गई ताकि वह उनके लिए दोनों को बराबर टुकड़ों में बांट दे। The monkey cut the piece of bread into two. और बंदर ने है वो ब्रेड के टुकड़ों को 2 भागों में तोड़ा। But one was bigger than the other. लेकिन उनमें से एक जो टुकड़ा था वो दूसरे से बड़ा था। The monkey bit from the bigger piece, making it smaller than the other. बंदर ने जो टुकड़े को दांतों से काटा, जो बड़ा टुकड़ा था उसको दूसरे छोटे के समान करने के लिए। The बंदर ate up and that bit of bread. और जो बंदर ने जो ज़्यादा टुकड़ा था वो बंदर खा गया। He continued to do till the most part of piece was eaten up by the monkey. उसने यह प्रक्रिया जारी रखी कि जब तक अधिकतर रोटी के जो अधिकतर पार्ट था वो बंदर के द्वारा नहीं खा लिया गया। Then the cats requested the monkey to return them the little piece that was left. उसके बाद जो है वो बिल्लियों ने बंदर से निवेदन किया कि जो रोटी का टुकड़ा बचा है वो उन्हें दे दे। The monkey refused to return what was left. लेकिन बंदर ने जो बचा था उसको वापस लौटाने से मना कर दिया। He said that it was the reward of his labor. उसने कहा कि ये उनकी परिश्रम का फल है, यानी कि उसने काटने के लिए इसमें मेहनत की है। So he ate a piece also, इसलिए वही उसे खाएगा। इस कहानी से हमें ये अंत में आपको जो है वो मोरल लिखनी। इस कहानी का मोरल ये है कि डोंट इनवाइट द थर्ड टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन योरसेल्फ। यदि आप दोनों के बीच अच्छी बन रही है तो किसी दूसरे को इसके बीच में एंट्री मत दीजिए। या इसकी मोरल आप ये भी लिख सकते हैं, व्हेन 2 people फाइट द थर्ड वन ऑलवेज गेट्स द प्रॉफिट। यानी कि जब 2 लोग लड़ते हैं तो तीसरे को हमेशा ही फायदा होता है। ये जो आपके स्टोरी है इसमें आपको मोस्ट ध्यान रखने की बात है कि ये हमेशा पास्ट सिंपल टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही लिखी जाएगी, यानी कि इसमें प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस नहीं आएगा। और जो आपके सभी सेंटेंस होंगे वो पास्ट टेंस से ही संबंधित होंगे। जैसे कि यहाँ वंस देयर वर लिखा, इसमें आपके वर है, फाउंड है, ये जो आपके सेकंड फॉर्म में यूज होगी। अगली स्टोरी है ए फॉक्स एंड द ग्रेप्स, यानी कि एक लोमड़ी और बंदर। Once there was a fox. One day she was very hungry. एक बार एक लोमड़ी थी, एक दिन वह बहुत ही भूखी थी। She could not get food anywhere. उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। At last she saw a vine in a farmer's field. अंत में उसने एक किसान के खेत में एक बेल देखी। वाइन का मतलब है बेल। There was no one. वहाँ कुछ भी नहीं था। She went there. वह वहाँ गई। She saw many ripe numbers of grapes there. वह वहाँ गई, उसने देखा कि वहाँ पके हुए अंगूरों के गुच्छे थे। बंचेज का मतलब है गुच्छे। हर माउथ वाटर, उसके मुँह में पानी आ गया। बट द ग्रेप्स वर वेरी हाई, लेकिन जो अंगूर थे वो बहुत ही ऊंचे थे। ही जम्प्ड एट देम बट शी कुड नॉट गेट देम। वह छलांग लगाती है लेकिन वह उसको प्राप्त नहीं कर पाती। ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन, वह बार बार उछलती है। बट ऑल इन वेल, लेकिन सब कुछ व्यर्थ गए, यानी कि उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। शी लुक्ड एट देम विथ ग्रीडी आइज, वह ललचाई आंखों के साथ उसके सामने देखती है। बट शी वॉज हेल्पलेस, लेकिन वह सहायताहीन थी, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। शी सेड दैट द ग्रेप्स वर सोर, फिर उसने कहा कि जो अंगूर है वो खट्टे हैं। शी शुड नॉट ट्राई टू गेट देम, शी वेंट अवे, इसलिए उसने ये अंगूर खट्टे है इसलिए उसने खाने की कोशिश नहीं की और वह चली गई। इस कहानी की आपके जो मोरल है वो मोरल यानी कि शिक्षा है, ग्रेप्स आउट ऑफ रीच आर सेड टू बी शोर, यानी कि हाथ नहीं आने वाले अंगूरों को खट्टा बताया जाती है। ये जो कहानी है वो आपके 4 नंबर की होती है। 4 नंबर में इसमें आपके 3 नंबर कहानी के और 1 नंबर मोरल का होता है, इसलिए मोरल लिखना कहानी के अंत में कभी भी ना भूले। अगला आपके प्रश्न संख्या 5 है जो कि आपके 4 अंक का रहने वाला है। इस प्रश्न संख्या 5 में आपको एक चित्र दिया होगा, उसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है या आपको अथवा में कोई पैराग्राफ लिखना है जो आपको मटेरियल दिया हुआ होगा।
ये जो आपके पहला चित्र दिया हुआ है इसमें आपको बच्चे दिख रहे हैं जो कि पेड़ लग रहे हैं, बच्चों के साथ एक गुरुजी भी है। यानी कि इसका हम ये जो है आपके प्लांट ट्रीज एंड सेव लाइव यानी कि पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ पर आधारित है। इसको हम देखते हैं। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर बिजी प्लांटिंग सैपलिंग्स ऑन एम्प्टी प्लॉट ऑफ लैंड। यानी कि जो बच्चे हैं इनको भूमि के खाली टुकड़े पर पेड़ लगाते हुए दिखाए गए। द मास मीडिया एंड देयर स्कूल टीचर्स हैव सक्सीडेड इन इंस्पायरिंग देम टू प्लांट ट्री। जो आपके टीचर है वो इनको प्रेरित करने में सफल हुए। यानी कि टीचरों ने इन बच्चों को प्रेरित किया, तब ये बच्चे पेड़ लगा रहे हैं। सो दैट वी में ब्रीथ इन क्लीन, ताकि हम स्वस्थ हवा में सांस ले सकें, ऑक्सीजन प्राप्त कर सकें और अपने आप को विभिन्न बीमारियों से मुक्त रख सकें और स्वास्थ्य संबंधी हानियों से बचा सकें। यानी कि अपन पेड़ लगाएंगे तो अपन को स्वस्थ हवा मिलेगी, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेंगी और हम बहुत सी बीमारियों से दूर रह सकते हैं और अपन स्वास्थ्य संबंधी हानियों से बच पाएंगे। ट्रीज हैव देयर indispensable role in keeping our environment clean by fighting air pollution to a large extent। जो पेड़ है वो आपके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे पर्यावरण को, जो वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़कर अपनी वायु को शुद्ध करते हैं। Besides this tree soil erosion and flooding which cause great damage to life and property। इसके अलावा जो पेड़ है वो आपके भूमि अपरदन यानी मृदा अपरदन और बाढ़ को भी रोकते हैं, जो कि एक मान जन और धन की हानि का कारण बनता है। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स डोमेस्टिक एज वेल एज वाइल्ड एनिमल्स नीड शेल्टर एंड फूड इन द ट्रीज। यानी कि जो आपके पक्षी और कीड़े और जिस प्रकार घरेलू होते हैं उसी प्रकार जंगली जानवरों को भी शरण और भोजन के लिए पेड़ों की जरूरत पड़ती है। यानी कि पेड़ अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो आपका 5वां प्रश्न है इसमें आपको चित्र देख देख के अपने मन के अनुसार लाइनें बना के लिखनी है। ये जो चित्र है वो आपके पर्यावरण से संबंधित या कोई करंट का मुद्दा हो सकता है, जैसे कि कोई शिक्षा से संबंधित भी हो सकता है या स्वच्छ भारत अभियान इनसे संबंधित हो सकता है, इसलिए आप इनको एक एक बार जरूर पढ़ें। इसके अथवा में आपके आएगा एक और पैराग्राफ, यानी कि आपको रिपोर्ट लिखनी है कोई चीज़ के बारे में। यू आर संगीता या संगीत, यदि आप लड़की हो तो संगीता या लड़के हो तो संगीत। यू गो फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग इन द नियर बाई पार्क, आप डेली अपने नज़दीकी पार्क में सुबह सैर करने के लिए जाते हैं। वन मॉर्निंग यू फाउंड ए स्मार्ट मोबाइल फ़ोन देयर, एक दिन आपको सुबह वहाँ स्मार्ट मोबाइल फ़ोन मिला। हाउ डिड यू फील टू फाइंड इट एंड हाउ डिड यू फाइंड द ओनर ऑफ द मोबाइल फ़ोन एंड रिटर्न इट, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट a few words। यानी कि आपको ये मिलने पर कैसा अनुभव हुआ और आपने इसको इसके मोबाइल के मालिक तक कैसे पहुंचाया। इसमें आपको 80 शब्दों में पैराग्राफ लिखना है, यानी कि 8 से 10 लाइनों में आपको पैराग्राफ लिखना है। आप इसको इस प्रकार शुरू कर सकते हैं जैसा कि दिया गया है। आई एम संगीता, रीड इन क्लास 10th, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसमें आपको सबसे पहले है जो इसकी हेडिंग लिखनी है। इसमें आपके 1 नंबर जो है वो हेडिंग का होता है। हेडिंग आपको सही लिखनी है और पेज के बीचों बीच में लिखनी है, थोड़ी हाईलाइट करके। तो ये हम शुरू करते हैं कि आई एम संगीता, आई रीड इन क्लास 10th, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर ए वॉक इन ए नियर बाई पार्क। यानी कि मैं संगीता हूँ, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ, मैं सुबह जल्दी सुबह मॉर्निंग में पास के पार्क में सैर करने जाती हूँ। वन मॉर्निंग आई फाउंड ए स्मार्टफोन लाइंग ऑन ए बेंच, एक दिन सुबह मुझे एक स्मार्टफोन बेंच पर पड़ा हुआ मिला। एट फर्स्ट आई फेल्ट एक्साइटेड बट आल्सो कंसर्न, यह देखकर मैं पहले तो उत्सुक हुई लेकिन फिर चिंतित हो गई। रियलाइजिंग समवन मस्ट बी एंशियस अबाउट लॉसिंग इट, ये महसूस करके कि किसी ने इसको खो करके बहुत ही चिंतित महसूस हुआ होगा, यानी कि इसके मालिक को इसकी चिंता हुई होगी। आई अनलॉक्ड इट बाई आंसरिंग एन इनकमिंग कॉल फ्रॉम द ओनर्स फ्रेंड, मैंने इसको इस मोबाइल के मालिक के मित्र का फ़ोन आने पर अनलॉक किया, जिसने हु हेल्प्ड मी कॉन्टेक्ट द ओनर, जिसने मेरी उसके मालिक से संपर्क करने में मदद की। लेटर दैट डे आई मेट द ग्रेटफुल ओनर एंड हैप्पीली रिटर्न द फ़ोन, उसके बाद मैं
मोबाइल का जो मालिक था वो मेरे से मिला और मैंने उसको लौटा दिया, यानी कि जो मोबाइल खोया हुआ मिला था वो मैंने वापस अपने मालिक को दे दिया। इसके बाद ये जो अपने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 था, सेक्शन 2 है वो पूरा राइटिंग से संबंधित था। इसमें आपके लेटर, स्टोरी, रिपोर्ट और पैराग्राफ ये आते हैं। इसके बाद अपना सेक्शन सी है जो कि ग्रामर से संबंधित है। ये बहुत ही इजी पोर्शन है, इसमें आपको सीधी खाली जगह देख देख के ही भरनी है बस। इसमें आपका छठा प्रश्न है जो कि आपके टेंस से संबंधित है। द एनुअल एग्जामिनेशन खाली जगह नेक्स्ट मंथ, यानी कि जो एनुअल एग्जामिनेशन है इसमें आपको वर्ब यूज लेनी है स्टार्ट। इसमें जो आपके है स्टार्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी इसका निर्धारण हम नेक्स्ट के आधार पर करेंगे। नेक्स्ट जो कि आपके फ्यूचर टेंस का है, इसलिए हम स्टार्ट के साथ लगाएंगे विल स्टार्ट। आगे है टाउन्स इनटू सिटीज दीज डेज, यानी कि दीज, इसमें आपको जो है चेंज वर्ब का यूज करना है और चेंज वर्ब जो है वो दीज डेज के आधार पर प्रयुक्त होगी। दीज डेज के अर्थ में यहाँ चेंज के साथ आएगा आर। टाउन्स बहुवचन है इसलिए आर आएगा, नहीं तो इज जाता आर चेंजिंग, यानी कि टाउन्स आर चेंजिंग इनटू सिटीज दीज डेज। अगला आपके इस छठे के 2 भाग है, यानी कि इसका तीसरा प्रश्न जो है वो भी आपके टेंस से संबंधित है। दिव्य प्रताप खालजगा रिसेंटली हिज सिलेबस, यानी कि इसमें आपको जो वर्ब है वो रिवाइज वर्ब यूज करनी है और हेल्पिंग वर्ब भी यूज करनी है। ये रिसेंटली के आधार पर डिसाइड होगा, इसलिए रिसेंटली है तो अपन हैज या हैव में से प्रयोग करेंगे, और दिव्य प्रताप जो है कि एक वचन है इसलिए हम इसमें हैज का प्रयोग करेंगे, यानी कि एक वचन के लिए हैज और बहुवचन के लिए हैव। रिसेंटली के आधार पर हैज का प्रयोग होगा और हैज के बाद हमेशा वी थर्ड आती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी हैज रिवाइज। अगला आपके इसका छठे का चौथा प्रश्न है संजना खालगा फूड एट दिस टाइम टोमोरो, यानी कि एट दिस टाइम टोमोरो के आधार पर इसमें वर्ब आएगी। जो आपको वर्ब यूज करनी है वो ऑप्शन के आधार पर देखते हैं तो लगता है कि कुक वर्ब का यूज होगा, और संजना है तो संजना के साथ सेल या विल में से विल का प्रयोग होगा। आपके जो सेल है और आई और वी के साथ यूज होगा, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग होगा। और विल एट दिस टाइम टोमेरो है तो विल बी कुकिंग, यानी कि आपके एट दिस टाइम के अर्थ में बी लगे, एट दिस टाइम के अर्थ में बी लगेगा और टोमेरो के अर्थ में विल कुकिंग लगेगा। अगला आपके 7वां प्रश्न है रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो आपके है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित है। इसमें आपके पहला है श्लोक सेड टू यथार्थ लेट्स प्ले चेस, यानी कि श्लेष ने यथार्थ से कहा कि आओ चेस खेलें, यानी कि शतरंज खेलें। इसका आपके आंसर होगा श्लोक सजेस्टेड टू यथार्थ दैट दे शुड प्ले चेस, यानी कि श्लोक ने यथार्थ को सजेस्ट किया, यानी कि सुझाव दिया कि हम दोनों चेस खेलें। इसमें आपके जो है वो लेट्स के अर्थ में सजेस्ट आया है, यानी कि ये इसको सजेस्ट कर रहा है। अगला है लविशा सेड टू भोजराज डू यू रीड दिस बुक टूडे, यानी कि लविशा ने भोजराज से पूछा कि तुमने क्या आज ये पुस्तक पढ़ी। इसमें आपको जो लविशा है वो भोजराज से प्रश्न पूछ रही है, इसलिए इसके अर्थ में आएगा आस्क्ड। लविशा आस्क्ड भोजराज इफ ही रीड दैट बुक दैट डे, यानी कि इसमें आपके जो प्रश्न है इसलिए आपके हेल्पिंग वर्ब से पहले इफ का प्रयोग होगा, और आपके इसमें जो है अंत में फुल स्टॉप है तो इसके बीच में दैट का प्रयोग होगा। यानी कि प्रश्न पूछने के अर्थ में आस्क्ड, और यदि कोई किसी को सुझाव दे रहा है यानी कि लेट्स का प्रयोग हो रहा है तो सजेस्ट प्रयोग करना है अपन को। अगला प्रश्न आपके जो है वो 8वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट इज सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब भरनी है जो कि बहुत ही ईजी है। स्लो एंड स्टडी खालजगा द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी कि जो धीरे और निरंतर चलने वाला धावक है वो दौड़ जीत सकता है। यह आपके मुहावरा है और मुहावरा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयुक्त होता है। अगला है आपके 8वें का दूसरा पीपल सेलिब्रेटिंग दीपावली, यानी कि पीपल लोग है वो दिवाली मनाते हैं। पीपल बहुवचन है इसलिए इसके अर्थ में वर का प्रयोग होगा वाद, जो कि प्लूरल है, और पीपल बहुवचन है इसलिए वर का प्रयोग होगा। क्वेश्चन संख्या 9 है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इनको आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है, इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हु स्टोल द वॉच, यानी कि घड़ी किसने चुराई, इसको आपके पैसिव में बनेगा
बाई हुम वाज द वॉच स्टोलन, यानी कि जो घड़ी है वो किसके द्वारा चुराई गई। और इसका दूसरा है डिड शी राइट ए स्टोरी, क्या वह स्टोरी लिखता है, इसका आपके पैसिव बनेगा। वाज ए स्टोरी रिटन बाई हर, क्या उसके द्वारा कोई कहानी लिखी गई। आगे आपके जो प्रश्न संख्या 10 है वो है फ्रेम ए क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये जो दिए गए सेंटेंस है इसके आधार पर अपन को प्रश्न बनाना है। कमल कैन रीड फॉर 7 आवर्स, यानी कमल 7 घंटे पढ़ता है। इसमें प्रश्न जो कि शुरुआती क्वेश्चन वर्ड है ये आपके दिया हुआ आएगा, ये बनेगा हाउ लॉन्ग कैन कमल रीड, यानी कि कमल कितना पढ़ता है। इस 10वें का दूसरा है एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, यानी कि इसमें आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। इसमें है प्रद्युमन विल टीच इंग्लिश, यानी कि प्रद्युमन इंग्लिश पढ़ा सकता है। विल टीच है तो विल का बनेगा आपके वोंट, यानी कि इसमें आपको इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव बनेगा, और इधर विल नॉट या वुड नॉट होता तो इधर आपके विल बनता, और प्रद्युमन पुलिंग है इसलिए इसके अर्थ में ई का प्रयोग होगा। आगे आपका जो सेक्शन डी है वो बुक से संबंधित है, यानी कि टेक्स्ट बुक, और इसमें आपके जो प्रश्न संख्या है वो। प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो सेक्शन डी है वो टेक्स्ट बुक यानी कि बुक से संबंधित, इसमें आपका जो संख्या 11 है वो आपके पाठ्य पुस्तक के पैसेज से संबंधित है, और अपने को इस पैसेज को पढ़कर उत्तर देना है। ये पैसेज हमारे सभी के पढ़ा हुआ होगा और अपनी पुस्तक से ही संबंधित होगा। देयर वाज ए गर्ल नेम्ड वलिया मलाई हु वाज कॉल्ड वैली फॉर शॉर्ट, जो इसमें है आपके कि एक लड़की जिसका नाम वलिया माई था, जो शॉर्ट में वली नाम से जानी जाती है। शी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, जो कि 8 वर्ष की है और वस्तुओं के बारे में बहुत ही क्यूरियस है। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, उसका जो पसंदीदा भूतकाल समय बिताने का जो तरीका है वो अपने दरवाजे के सामने खड़े होना और जो पास की गली में बाहर घटित हो रहा है उन सबको देखना। देयर वाज नो प्लेमेंट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, उसके साथ में खेलने वाले जो है खेलने के लिए खिलाड़ी नहीं थे उसकी एज के उसकी गली में, इसलिए वो ये सब करती थी। बट फॉर वैली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी बिट एन्जॉयबल एज एनी ऑफ द एलिब्रेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड, लेकिन वैली के लिए है जो दरवाजे के सामने खड़े होना एक बहुत ही इंजॉयबल पल था, जो जितना इंजॉय है वो बच्चे दूसरा खेल खेल कर भी नहीं लेते थे। वाचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, देखकर उसको बहुत ही नए नए असामान्य एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव होते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रेवल्स बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, इसमें जो आपके है वो सर्वाधिक आकर्षित करने वाला, फैसिनेटिंग का अर्थ है आकर्षित करने वाला, जो दर्शी था कि वह बस से यात्रा करते हुए लोगों को देखती थी, जो बस उसके गांव और उसके नज़दीक के मोहल्ले के बीच यात्रा करती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट एज और, यानी कि उसकी गली से वो हर घंटे गुजरती थी जो बस थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार वो मोहल्ले की तरफ जाती और एक बार वापस आती। द साइट ऑफ द बस फील्ड एच टाइम विथ ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, जो आपका बस का दृश्य था वो हमेशा नए यात्रियों से युक्त था। वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली, जो कि वैली के लिए कभी समाप्त नहीं होने वाला आनंद की अनुभूति कराता था। अनएंडिंग यानी कभी समाप्त नहीं होने वाला। इसमें आपके जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। 11वें का प्रश्न नंबर 1 है वैली वाज खालिदा ईयर्स ओल्ड, यानी कि वैली कितने वर्ष की थी। इसमें हम आपके दूसरी लाइन के शुरुआत में देखते हैं कि वैली वाज 8 years ओल्ड। इसमें आपके जो ऑप्शन सी है वो सही है, यानी कि वैली है वो 8 वर्ष की थी। अगला प्रश्न है वैली वाज स्टैंडिंग एट द, वैली है वो कहाँ खड़ी होती थी। वैली वाज स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, यानी कि वैली है वो घर के सामने के दरवाजे पर खड़ा होती थी। हाउ मैनी प्लेमेंट्स डिड प्ले हैव, यानी कि वैली के साथ खेलने वाले खिलाड़ी कितने थे। इस पैसेज में हम देखते हैं कि वैली के साथ खेलने वाले कोई खिलाड़ी नहीं थे, इसलिए वो दरवाजे के सामने खड़े होकर बस को देखती थी। इसका उत्तर होगा नन, यानी कि कोई नहीं था खेलने वाला। व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वैली, यानी कि वैली के लिए जो आकर्षित करने वाला
दर्शिके था। ये आपके इस लाइन में लिखा हुआ है, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ वैली वाज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। यानी कि जो आपके पैसेज के पर्सन है वो बहुत ही जी इसमें आपको देख देख के उत्तर लिखना है। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वैली वाज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। इसका आपके जो पर्सन नंबर 5 है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज अबाउट वैली। यानी कि आपने इस पैसेज को पढ़ा, इसके बाद आप वैली के बारे में लिखिए। 8 ईयर ओल्ड वैली वाज वेरी क्यूरियस। 8 वर्ष की वैली है वो बहुत ही क्यूरियस है। शी एंजॉयड वाचिंग द स्ट्रीट फ्रॉम हर डोरवे। वह अपने दरवाजे के माध्यम से गली में हो रही हलचलों को देखकर आनंद की अनुभूति करती है। स्पेशली फाइंडिंग जॉय इन द सीइंग द बस फुल ऑफ पैसेंजर। वह विशेष रूप से जो बस है यात्रियों से, पैसेंजर यानी कि यात्रियों से भरी हुई बस है, उसको देखकर आनंद की अनुभूति करती है। इसमें आपके छठा प्रश्न है, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। इसमें आपका था सिमिलर वर्ड यानी कि समानार्थी शब्द जिसका अर्थ इसके समान हो। ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग यानी कि देखना। इसमें आपके पैसेज में देखने के लिए जो वर्ड यूज हुआ है उसका वो है वाचिंग। यानी कि ऑब्जर्विंग का अर्थ भी होता है देखना और वाचिंग का अर्थ भी होता है देखना। इसका आपके सही उत्तर होगा वाचिंग। या इसके अथवा में आपके एक पैसेज और दिया हुआ होगा जो भी आपके 6 नंबर का होगा। इसमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, आप ये भी कर सकते हैं। तो हम ये पढ़ते हैं, मिज एंड आई रिमेंड इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ। मिज और मैं लंदन में 1 मंथ के लिए रुके। ही वुड प्ले फॉर हॉर्स विथ ए सिलेक्शन ऑफ टॉयज, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड ए टेरापिन शेल दैट आई हैड ब्रॉट फ्रॉम बैक हिज नेटिव मार्सेज। यानी कि वह वहाँ पर घंटों खेलता था खिलौनों के साथ, पिंग पोंग की बॉल के साथ, मार्बल के साथ, रबड़ के फलों के साथ और टेरापिन के साथ। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड ए गेम ऑफ हिज ओन विच कुड कीप हिम एनग्रोस्ड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट ए टाइम। उसने एक है वो पिंग पोंग बॉल के साथ खेल खेलना शुरू किया जिसमें वह हमेशा अपने आप को संलग्न रखता था। ए सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड become damaged on the journey home so that the lid when closed remained at a slope from one end to other। जो सूटकेस है वो जर्नी के दौरान डैमेज यानी क्षतिग्रस्त हो गया था जो हम घर ले जाने के लिए लाए थे। so that the lid when closed remained at a slope from the end to the other, इसलिए हमने इसको दूसरी तरफ से पकड़ा। मिस discovered that if he placed the ball on the high and it would run down the length of the suitcase। इसलिए उसने जो आपके मिज की बॉल थी उसकी है वो हाइट सूटकेस से अधिक थी। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बस एंड हाइड फ्रॉम इट टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज। जो उसको वह सरप्राइज के साथ खेलता था। इसका आपके जो प्रश्न नंबर 1 है, मिज प्लेड विथ, यानी कि मिज किसके साथ खेलता था। मिज जो आपके वह पिग पोंग बॉल के साथ खेलता था। हु इन्विटेड ए गेम, किसने ये गेम खोजा। ऑप्शन ए है राइटर, ऑप्शन बी मिज, ऑप्शन सी आई, ऑप्शन डी ही। इसमें आपके जो हु है, हु का उत्तर हमेशा संज्ञा में होगा। इसमें जो ही है वो आपके प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम है, इसलिए इसका उत्तर है वो 2 में से होगा, राइटर और मिज में से। जो गेम है वो आपके मिज ने खोजा था। राइटर हैड टेकन द सूटकेस टू, जो राइटर है वो सूटकेस कहाँ से लाया था। राइटर हैड टेकन द सूटकेस टू इराक, यानी कि राइटर है जो आपके सूटकेस इराक से लाया था। हाउ डिड मिज डिस्कवर द गेम, मिज ने गेम कैसे खोजा। मिज प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड ऑफ द डैमेज सूटकेस एंड इट रैन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस दस द डिस्कवर्ड है। मिज है वो आपके गेम को सूटकेस, क्षतिग्रस्त सूटकेस के ऊपर से गिरा था और वो इसकी लंबाई के नीचे तक जाती, ये गेम उसने खोजा। 5वां प्रश्न है, राइट अबाउट द प्लेइंग आइटम्स डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। द प्लेइंग आइटम्स डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज आर पिंग पोंग बॉल्स, यानी कि जो आपके खेलने के साधन है उनका किन किन का उल्लेख हुआ है। पिंग पोंग बॉल, मार्बल, रबड़ फ्रूट यानी कि रबड़ के फल और ए टेरापिन शेल। उसके बाद आपके 6वां प्रश्न है, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि जो ट्रेवल यात्रा है, यात्रा का आपके समानार्थी शब्द ढूंढना है। यात्रा का समानार्थी वर्ड होगा जर्नी, जर्नी का अर्थ भी होता है यात्रा। यह आपके जो 12 प्रश्न था वो पैसेज पर आधारित था और जो आपके पाठ्य पुस्तक में से ही पैसेज आएगा, यानी कि ये बहुत ही ईजी है। इसके सभी वर्ड आपको ध्यान रखना है, इसको ध्यान से पढ़कर सभी के सभी आप सही कर सकते हो। 12वां प्रश्न है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 से 30 वर्ड। इसमें आपके जो प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का है और आपको 4 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से कोई 3 हल करना है। इसका हम
देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, वाई डिड किस्सा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस। ये प्रश्न है जो आपके है द समन एट बनारस पाठ से लिए गए। इसमें पूछा गया किस्सा गौतमी है वो घर से एक घर से दूसरे घर पर क्यों गई। इसका उत्तर है, वैन किस्सा गौतमी सन डाइड शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्क फॉर मेडिसिन बट शी डिड नॉट गेट। यानी कि जब किस्सा गौतमी का पुत्र मरा तो वह घर प्रत्येक घर है वो औषधि के लिए पूछने के लिए गई लेकिन उससे नहीं मिली। इसका प्रश्न नंबर 2 है, वर इज कुर्ग। यह आपके जो है बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, यह आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यानी कि कुर्ग है वो आपके कर्नाटका का छोटा जिला है। इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर। ये जो आपके है मैसूर और मंगलोर के तटीय कस्बे के बीच में स्थित है। इट लुक्स लाइक ए पीस ऑफ हेवन रिप्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। यह आपके है जो स्वर्ग के टुकड़े के समान लगता है जो कि भगवान के साम्राज्य से टूट कर आया है। यह आपके बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, यह आपको बहुत ध्यान रखना है, इसमें आप 2 स्टार भी लगा सकते हो। अगला प्रश्न है, व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स। ये आपके जो प्रश्न है ए बेकर फ्रॉम गोवा से लिए गए। यानी कि जो जैक फ्रूट के समान क्या अपीयरेंस लगता था, यानी कि क्या प्रकट होता था। ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स ए प्लम फिजिक। यानी कि अपीयरेंस के लाइफ ये जो प्लम फिजिक है ये लगता था। बेकिंग बीइंग ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। यानी कि जो बेकर का काम बेकिंग करना है ये एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है। द बेकर इज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरस। यानी कि जो आपके बेकर का काम है वो लाभदायक है, इस कारण उस बेकर उसकी फैमिली और उसके नौकर हमेशा खुशी और समृद्ध महसूस करता है। अगला जो आपके प्रश्न है, वर डिड एनी फ्रैंक हाइड ड्यूरिंग जर्मन ऑक्यूपेशन। ये आपके जो पार्ट है वो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक लिए गए। ये पार्ट आपके बहुत ही मोस्ट पार्ट है, इसमें से आपको कोई न कोई एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। यानी कि जो आपके है जर्मन विद्रोह के दौरान जो एनी है वो कहाँ छुपी थी। एनी फ्रैंक हिडन रूम्स इन हर फादर्स ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार सेकेंड। यानी कि एनी फ्रैंक है जो आपके पिता ऑटो फ्रैंक के ऑफिस के छुपे हुए रूम में घुसी थी। जो ऑफिस था वो एम्स्टर्डम में था और उस टाइम जर्मनी में विद्रोह चल रहा था और नीदरलैंड की तरफ से चल रहा था। ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है वो 5 नंबर का है और इसमें आपको 2 प्रश्न दिए होंगे, 2 में से किसी एक का क्वेश्चन हल करना है अपने को, दोनों का नहीं करना है। दोनों में से आपको जो बढ़िया आता है उसका हल करना है। यह आपके 5 नंबर का है तो 80 वर्ड का है, यानी कम से कम 8 से 10 लाइन लिखनी है। इसका पहला प्रश्न है, आई शैल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क वाई डज द नरेटर टेक इट। यानी कि आई शैल टेक द रिस्क, मैंने जोखिम उठाया, जोखिम क्या था और लेखक ने इसे क्यों लिया। ये आपके जो द ब्लैक एरोप्लेन है इसे लिया गया है। ये है, व्हेन द नरेटर वाज फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश ऑफ किलोमीटर फ्रॉम पेरिस ही सडनली एनकाउंटर्ड ब्लैक क्लाउड्स लाइक माउंट्स। यानी कि जब नरेटर है वो पेरिस से 150 किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहा था, उसने अचानक है वो गहरे काले बादल जो पहाड़ के समान लग रहे थे उसमें प्रवेश किया। He had limited fuel just enough to reach England. उसके पास सीमित ईंधन था जिससे कि वह इंग्लैंड तक ही पहुंच सकता था। He could either go back to Paris or take the risk of going through the dark clouds. या तो उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वह वापस पेरिस जा सकता था या उसको वो रिस्क लेनी पड़ती थी। द रिस्क वाज टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म्स एंड ब्लैक क्लाउड्स। यानी कि जो रिस्क थी इसका मेन उत्तर है वो ये है कि द रिस्क वाज टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म्स एंड ब्लैक क्लाउड्स। यानी कि जो रिस्क थी वो तूफानों और काले बादलों से गुजरना था, उनके ऊपर से उड़ना था। द नरेटर टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग थ्रू द ब्लैक एरोप्लेन बिकॉज ही वांटेड टू रीच हिज होम एंड मीट हिज फैमिली। इसका आपके जो प्रश्न दूर से दिए गए, वाई डज द नरेटर टेक इट। यानी कि नरेटर ने रिस्क क्यों ली। इसका उत्तर यह है कि द नरेटर टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स बिकॉज ही वांटेड टू रीच हिज होम एंड मीट हिज फैमिली। यानी कि उसने रिस्क बादलों से ऊपर और काले पर्वत के समान तूफानों से ऊपर उठने के लिए इसलिए ली क्योंकि वह अपने घर पहुंचना चाहता था और अपने परिवार से मिलना चाहता था। इसका प्रश्न नंबर 2 है, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंजिंग विथ एज एंड एक्सपीरियंस। यानी कि
मंडेला का जो एक्सपीरियंस है स्वतंत्रता के प्रति वो एज के अनुसार किस प्रकार परिवर्तित हुए। ये जो आपके नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें से आपको कोई न कोई प्रश्न बोर्ड परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा। एज ए चाइल्ड मंडेला थॉट फ्रीडम मीन्ट बीइंग एबल टू रन इन फील्ड्स, स्विम इन स्ट्रीम्स एंड रोस्ट मेल्स अंडर द स्टार्स। यानी कि बच्चे के रूप मंडेला सोचते थे कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि खेतों में भाग सकते हैं हम, और धाराओं में तैर सकते हैं, और जो आपके है वो तारों के नीचे सो सकते हैं, तारों के नीचे खुले आसमान में सो सकते हैं। एज ए स्टूडेंट मंडेला वांटेड फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ सच एज द एबिलिटी टू मूव अराउंड फ्रीली। एज ए स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट के रूप में मंडेला चाहते थे कि स्वतंत्रता उस खुद के लिए हो, और वह खुद को दूसरों सभी से मुक्त कर सके और खुद कहीं भी जा सके। एज एन एडल्ट यानी कि वयस्क के रूप में हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द फ्रीडम टू रेज ए फैमिली एंड अर्न ए लाइवलीहुड। यानी कि वयस्क के रूप में उसकी स्वतंत्रता के प्रति समझ ये विकसित हुई कि स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी फैमिली को ऊपर उठाना और एक अच्छा जीवन जीना। He realized that his freedom was not the only one being limited but the freedom of all black people। उन्होंने महसूस किया कि उनकी स्वतंत्रता केवल उनकी एक ही इच्छा नहीं थी, सभी जो काले लोग थे उनकी इच्छा थी। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों पर गोरे लोगों द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, इसलिए नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता चाहते थे। ये जो आपका 13वां प्रश्न था। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या है 14। इसमें आपके दो में से कोई एक आंसर देना है। ये भी आपके 40 वर्ड में देना है और ये आपके 3 नंबर का होगा। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया। यानी कि नतालिया का कैरेक्टर स्केच। ये आपके जो कैरेक्टर स्केच का है 4-5 में से एक कोई न कोई कैरेक्टर स्केच आपके ज़रूर आएगा। नतालिया इज एन अनमेरिड गर्ल ऑफ 25 ईयर्स। यानी कि नतालिया एक अविवाहित लड़की है जो कि 25 वर्ष की है। शी इज़ द डॉटर ऑफ चुबुकोव, जो कि चुबुकोव की पुत्री है। शी इज़ द नेबर ऑफ लोमोज, जो लोमोज की पुत्री है। शी कवर्टली लव्स लोमो, जो लोमो को प्रेम करती है। शी इज क्वेलसम एंड एन्वियस। शी सफर्स फ्रॉम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो श्रेष्ठता के दिखावे से ग्रस्त है, जो श्रेष्ठता का प्रदर्शन करनी चाहती है, झूठी श्रेष्ठता का। शी वाल्स एंड येल्स इन एडवर्टीजिंग। यानी कि वो दिखावटी में हमेशा विश्वास करने वाली है। डिस्पाइट दिस शी मैरिज लव्स, वो इसके बावजूद वो लोमो से विवाह करना चाहती है। इसके बाद आपका 14 का प्रश्न संख्या 2 है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द क्वेरलिंग ऑफ नतालिया एंड लोमो। यानी कि नतालिया और लोमो के बीच लड़ाई का क्या कारण था। नतालिया एंड लोमो कवर और 2 मेन रीजन्स। यानी कि उनके बीच लड़ाई का 2 कारण था। लोमो क्लेम्स दैट द ऑक्सन मेडोज बिलोंग टू हिज फैमिली वाइल नतालिया क्लेम्स दैट हर फैमिली हैज़ बीन यूजिंग द लैंड फॉर देयर कैटल फॉर एज लॉन्ग। यानी कि जो आपके ऑक्सन मेडोज क्षेत्र है वो उसकी फैमिली से संबंधित है, लोमो कहता था, जबकि नतालिया कहती थी कि उसकी फैमिली उसकी भूमि का प्रयोग करती है, इसलिए उस पर अधिकार उसका है। दे आल्सो आर्ग्यू ओवर विच ऑफ देयर डॉग्स स्क्वीजर एंड गैस इज सुपीरियर। इन दोनों के बीच इस बात पर भी तर्क वितर्क होता था कि स्क्वीजर बेहतर है या गैस, दोनों अपने अपने कुत्ते को बेहतर बताते हैं। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण उनके बीच लड़ाई के थे। उसके बाद जो आपके प्रश्न संख्या 15 है, ये आपके जो है पोइम से लिए गए फ्रेज और उन पोइम से स्टेंजा लिए गए और उन स्टेंजा में से आपको स्टेंजा पढ़ के उत्तर देना है। यानी इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये जो आपके पहली पोइम है इसका प्रश्न है कि वर टू गो टू नाउ द एशियन लोइन। यानी कि हम एशियन शेर को देखने के लिए कहाँ जाना चाहिए। इसमें आपके दिया गया है टू जंगल्स इन द ईस्ट। यानी कि आप एशियन शेर देखना चाहते हैं तो पूर्व के जंगलों में जाइए। यानी कि इन ऑर्डर टू नाउ द एशियन लोइन वी शुड गो टू द जंगल्स इन द ईस्ट। यानी कि हमको जंगल के पूर्वी हिस्से में जाना चाहिए यदि हम एशियन शेर देखना चाहते हैं तो। दूसरा प्रश्न है व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज द एशियन लोइन। यानी कि एशियन शेर है वो किस प्रकार का जानवर है। एशियन लोइन इज ए लार्ज फियर्स एंड एग्रेसिव। यानी कि एशियन शेर है वो एक लंबा भयंकर और डरावना सा जीव है। सी इज टोनी इन कलर, वह कलर में टोनी है। एंड रिसाइड्स इन द जंगल ऑफ द ईस्ट, जो कि पूर्व के जंगलों में रहता है। सी मेक्स ए रोरिंग साउंड, यानी कि वो एक गुर्राने की आवाज़ करता है। ये जो आपके एशियन शेर की विशेषता हैं जो इस स्टेंजा में दी गई, आप इसमें से जो मीनिंग छांट कर लिख सकते हैं। या इसका तो हम आपके स्टेंजा एक और आएगी, यदि आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं।
कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, यानी कि जो कस्टर्ड ड्रैगन था उसका नाम कस्टर्ड था, उसके बड़े तिक्के दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिज स्केल्स अंडरनीथ माउथ लाइक ए फायरप्लेस चिमनी फॉर ए नोज एंड रियलियो ट्रूलियो ड्रैगर्स ऑन टॉयज, यानी कि उसका जो मुख था वो एक अंगीठी के समान था और उसके नाक से चिमनी के समान धुआं निकल रहा था। इसका आपके प्रश्न नंबर 1 है हु हैड बिग शार्प टीथ, यानी कि किसके तिखे और बड़े दांत थे। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, ड्रैगन का नाम था कस्टर्ड, यानी कि कस्टर्ड द ड्रैगन हैड शार्प टीथ, यानी कि कस्टर्ड के तिखे दांत थे। दूसरा प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ माउथ एंड नोज डिड द ड्रैगन हैव, यानी कि ड्रैगन के किस प्रकार का मुख और नाक था। हिज माउथ एमिटेड फायर लाइक ए फायर प्लेस, यानी कि उसका मुख है वो अंगीठे के समान लग रहा था। और समय कैम आउट ऑफ हिज नोज एज फ्रॉम ए चिमनी, और उसके नाक से धुआं निकल रहा था जिस प्रकार एक चिमनी से धुआं निकलता है, यानी कि नाक की तुलना चिमनी से और मुख की तुलना है वो अंगीठी से की गई है। प्रश्न संख्या 16 है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स, यानी कि इन दोनों में से किसी एक का 20 शब्दों में आपको उत्तर देना है। 2 प्रश्न है, 2 में से कोई एक। ये आपके वो पोइमों से प्रश्न लिए गए हैं। ये 3 है, तीनों में से कोई 2 के देने हैं। इसमें पहला प्रश्न है हाउ डज द फॉग कैम, यानी कि फॉग किस प्रकार आती है, यानी कि धुंध किस प्रकार आती है। द फॉग कम साइलेंटली लाइक द लिटिल कैट्स फीट, जो फॉग है वो चुपचाप जिस प्रकार बिल्ली बिना पैर बजाए आती है उसी प्रकार धुंध है वो किस बिना कुछ आवाज़ किए आती है। इट लुक्स ओवर हार्बर एंड सिटी विदाउट मेकिंग एनी डिस्टर्बेंस, ये है जो बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपने आप आती है। वाई इज़ द बॉय सो अपसेट, जो लड़का है वो उदास क्यों था, ये आपके द बॉल पोइम से लिया गया है। द बॉय इज अपसेट बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, शी इज इमोशनली अटैच्ड टू द बॉल, हिज चाइल्डहुड मेमोरीज आर अटैच्ड टू दैट बॉल, जो लड़का है वो आपके उदास इसलिए था क्योंकि उसने अपनी बॉल खो दी थी और वो बॉल के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और उसकी बचपन की यादें उस बॉल के साथ जुड़ी। और इसमें आपके 16 का तीसरा प्रश्न है कि इज अमांडा एन ऑर्फन व्हाई डज शी सेव, क्या अमांडा है वो अनाथ है या वो किस लिए कहती है। यह आपके अमांडा पोइम से लिया गया है। अमांडा नो अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन बट शी विशेज टू बी वन बिकॉज ऑफ द कंस्टेंट नेगिंग ऑफ हर पेरेंट्स, नहीं अमांडा है वो ऑर्फन यानी कि अनाथ नहीं है, लेकिन वह अनाथ इसलिए होना चाहती है क्योंकि उसके पिता उसके पेरेंट्स है उसके कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं। अगला आपके 17वां प्रश्न है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, ये आपके 4 नंबर का प्रश्न है और इसमें आपको 2 में से कोई एक हल करना है। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि द 20th सेंचुरी इज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, यानी कि जो 20वीं शताब्दी है वो पुस्तकों का युग कहलाता है। एंड द 21st सेंचुरी इज द एरा ऑफ द कंप्यूटर, और जो 21वीं शताब्दी है वो आपके है वो कंप्यूटर का युग कहलाता है। डू यू थिंक बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द डिजिटल कंटेंट, क्या आप सोचते हैं कि पुस्तकों को डिजिटल कंटेंट ने पुस्तकों को हटा दिया है। गिव योर आइडियाज अबाउट द यूजेज ऑफ डिजिटल बुक्स के बारे में अपने आइडिया लिखने हैं, जो अपने खुद के विचार है वो लिखने हैं। ये आपको इसके आधार पर लिखने हैं अपने स्वविवेक के अनुसार। इन द लेसन का नाम दिया द बुक दैट शोड दैट बुक्स आर शोन टू हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इवन एज डिजिटल कंटेंट्स ग्रोज इन द एरा ऑफ द कंप्यूटर, जिस प्रकार द बुक शोड दैट द अर्थ में बुक्स को बहुत ही महत्वपूर्ण और बताया गया उसी प्रकार डिजिटल कंटेंट को भी आज के कंप्यूटर के युग में महत्वपूर्ण माना गया है। डिजिटल बुक्स आर यूजफुल बिकॉज दे आर इजी टू कैरी सर्च एंड बेटर फॉर द एनवायरनमेंट, डिजिटल बुक है वो उपयोगी इसलिए है क्योंकि वो ले जाने में इजी है और ढूंढने में इजी है और वातावरण में यूज करने के लिए इजी है। बट फिजिकल बुक्स गिव ए स्पेशल फीलिंग एंड हेल्प सम पीपल अंडरस्टैंड बेटर, लेकिन जो आपके फिजिकल बुक है यानी कि रियल जो कागज़ की बुक है वो आपको एक स्पेशल फीलिंग देती है, यानी कि अपन उससे स्पेशल अटैचमेंट होते हैं और हेल्प सम पीपल अंडरस्टैंड बेटर, और लोगों को अच्छी तरह समझने में मदद करती है। दे आल्सो कोज लेस आई स्ट्रेन देन स्क्रीन, वो अपनी है वो आंखों को नुकसान से बचा लेते हैं जो कि स्क्रीन से अपनी आंखों को नुकसान होता है। वाइल डिजिटल बुक्स आर पॉपुलर प्रिंटेड बुक्स स्टिल होल्ड वैल्यू एंड विल कंटिन्यू टू ए पार्ट्स ऑफ, जहाँ डिजिटल बुक है वो प्रसिद्ध है और प्रिंटेड बुक है वो आज भी चल रही है, उनकी भी अपनी वैल्यू, इस प्रकार इन दोनों का भी महत्व है हमारे जीवन में। और इसमें आपके 17 का दूसरा प्रश्न है साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट टू मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस,
ग्रिफिन वाज साइंटिस्ट एंड इन्वेंटेड समथिंग, यानी कि जो वैज्ञानिक है वो अपने संसार को है वो बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं, अपना योगदान देते हैं। ग्रिफिन भी एक वैज्ञानिक था और उसने भी कुछ खोजा। वाट वाज द इन्वेंशन एंड वाट वाज द इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बेस्ड ऑन द स्टोरी, यानी कि जो ग्रिफिन की स्टोरी में है उसने इंटरेस्टिंग क्या खोजा, जो अद्भुत था, अन्य से अलग था, रोचक था, वो क्या खोजा, यानी कि अपने को जो ग्रिफिन की स्टोरी है वो शॉर्ट में लिखनी है। इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फुटप्रिंट्स विदाउट फिट स्टोरी में ग्रिफिन ए साइंटिस्ट इन्वेस्ट ए वे टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, यानी कि फुटप्रिंट्स विदाउट फिट स्टोरी में ग्रिफिन जो कि साइंटिस्ट है उसने खुद को है अदृश्य करना का एक तरीका खोजा। ही यूजेज हिज साइंटिफिक नॉलेज टू चेंज हिज बॉडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेकिंग हिम इनविजिबल टू द ह्यूमन आई, उसने अपने हैं जो वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग खुद को अदृश्य बनाने के लिए किया गया। हाउएवर इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज इन्वेस्टिगेशन ऑफ गुड ग्रिफिन कोजेज टर्बल, उसने अपनी है वो खोज का प्रयोग अच्छे कार्यों में करने के बजाय इस ग्रिफिन ने वो लोगों को परेशानी दी अपनी खोज के द्वारा। एंड इंस्टेडिंग स्टूडेंट ओकस व्हेन ही रोम्स द स्ट्रीट अनसीन, इसमें जो आपकी इंटरेस्टिंग तथ्य है कि जब वह गलियों में बिना दिखे भटकता है, लिविंग माई स्ट्रीट्स जो रहस्य छोड़ते हुए भटकता है, मडी फुटप्रिंट्स यानी कि जो कीचड़ से भरे आपके पैरों के निशान है और लोगों को डराता है। दिस इन्वेंट फैसिनेटिंग लीड्स ग्रिफिन इनटू मिसचीफ एंड अल्टीमेटली इंसल्टेड फ्रॉम आइसोलेटेड फ्रॉम हिज सोसाइटी, इसकी खोज ने उसको है वो ज़रूर समाज से अलग कर दिया और उसकी खोज का समाज पर दुष्प्रभाव पड़ा है। इसमें अपने को जो स्टोरी थी वो लिखनी थी। आगे आपका प्रश्न नंबर 18 है, आंसर एनी टू आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन इन अबाउट पीस वर्ड्स, यानी कि आपके 3 प्रश्न दिए हुए इनमें से कोई 2 का प्रश्न का लिखना है। ये आपके जो प्रश्न दिए हुए इसमें एनी के बाद में जो वर्ड लिखा है वो ध्यान से पढ़े, यानी कि कभी कभार हम देखते हैं कि आंसर ए का ही दिया लिखना होता है, एनी 1 ही लिखा हुआ, लेकिन हम 2 का कर देते हैं जो कि गलत माना जाता है। अपने को जितना दिया है उतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 का पहला है, हु वाज होरेस डेनबी व्हाई डिड ही स्टील समथिंग एवरी ईयर, यानी कि होरेस डेनबी कौन था और वो प्रतिवर्ष कुछ न कुछ क्यों चुराता था। होरेस डेनबी वाज ए लॉक मेकर, होरेस डेनबी वो एक लॉक मेकर था। हु स्टॉल समथिंग वैल्यूएबल एवरी ईयर टू पे फॉर हिज लव ऑफ रेयर बुक्स, वह हमेशा कुछ न कुछ मूल्यवान चीज़ें इसलिए चुराता था ताकि वह अपने पसंदीदा दुर्लभ जो महंगी पुस्तकें थी उनके पैसे का भुगतान कर सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज विच वर कलेक्टेड बाय रिचर्ड एच एब्राइट, यानी कि तितलियों की जो है वह आपके प्रजाति और उप प्रजातियों के नाम लिखो जो कि रिचर्ड एच एब्राइट के द्वारा इकट्ठी गई। रिचर्ड एच एब्राइट कलेक्टेड वेरियस बटरफ्लाई स्पीसीज इंक्लूडिंग गॉससामर विंग्ड सनोट, वुड नाइप्स, स्ट्रेस, मोनचार्ज, व्हाइट एंड सल्फर्स, ब्रश फुटेड बटरफ्लाइज एलोंग विथ देयर सब स्पीसीज, यानी कि रिचर्ड एच एम्ब्राइट ने विभिन्न प्रजातियों की जो है वो तितलियाँ इकट्ठी की जिसमें गॉससामर विंग्ड, सनोट, वुड निप्स, सेरेट्स, मोनार्ड्स, व्हाइट एंड सल्फर्स, ब्रश फुटेड बटरफ्लाई जो अपनी उनकी अलग अलग उप प्रजातियाँ भी है। इसमें आपके जो प्रश्न नंबर 3 है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, हु सेड दिस कमेंट एंड वाई, इस समय मैं ट्रिकी के बारे में वास्तविक रूप से चिंतित हूँ। हु सेड दिस कमेंट एंड वाई, और ये जो कथन है आपके किसने कहा और क्यों कहा। द नरेटर मिस्टर एरियट सेड दिस बिकॉज ही वाज जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट ट्रिकीज, ये जो आपके सेंटेंस है वो मिस्टर एरियट ने कहा और जो कि वो है आपके विशेष रूप से ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित था। एज द डॉग वाज सर्वरली और फेड एंड अनफीड, क्योंकि जो कुत्ता था उसको अधिक खिलाने के कारण उसका जो संतुलन है वो बिगड़ गया था। इसके बाद आज का अपना अंतिम प्रश्न और मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न 19वां है। इसमें आपके क्यू बुक्स है वो MCQ प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें आपके पहला है, हाउ ओल्ड यूर वाज होरेस डेनबी, यानी कि होरेस डेनबी कितने वर्ष के थे। होरेस डेनबी वाज 50 ईयर्स ओल्ड, यानी कि होरेस डेनबी आपके 50 वर्ष के थे। ये आपके प्रश्न है वो पाठ्य पुस्तकों से पूछे जाएंगे। हु वाज माइटी, यानी कि माइटी कौन था। माइटी आपके वो थिंक टैंक था, ये जो आपके द बुक सेव्ड दैट अर्थ पुस्तक से लिया गया है। उसके बाद आपके तीसरा प्रश्न है, व्हाट डिड द बॉयज सी मडी फुटप्रिंट्स, यानी कि बच्चों ने कीचड़ भरे पैरों के निशान कहाँ देखे। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी केप टाउन, यानी कि जो बच्चों ने आपके है वो कीचड़ भरे फुटप्रिंट यानी कि पैरों के निशान आपके लंदन में देखे, इसलिए इसमें ऑप्शन ए है वो आपके सही होगा।
आगे आपके व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ डायमंड नेकलेस, जो आपके डायमंड का जो हार था उसकी कीमत कितनी थी, उसकी थी 36,000 फ्रेंच, यानी कि 36,000 फ्रेंच। तो चलो साथियों, आज का अपना मॉडल पेपर पूरा हुआ और इसमें से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप 1 से 2 बार जरूर हल करें, इसी में से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलो धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अपने दोस्तों को भी इस मॉडल पेपर का वो फ़ायदा मिल सके। आपको इस चैनल पर कक्षा 10 के सभी मॉडल पेपर हल कराए जाएंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।